तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो। ये कौन पूछा? घुड़सवार सैनिक ने। किससे? बलराज से। क्या पूछा? बनारस किधर है? बलराज ने बोला, नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूं। कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अचानक पहले अश्वारोही ने, घुड़सवार ने बोला, पकड़ लो इसको। बलराज बोला, कौन? आवाज सुन के बलराज पहचान गया। बोला, कौन? नियालतगीन। नियालतगीन कौन? अहमद नियालतगीन। काशी में चला आया। अब सोचो जरा, काशी में क्यों आ गया? अच्छा, यह तुम हो बलराज। यह तुम्हारा क्या हाल हो गया है यार? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह मेरी परीक्षा लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? अहमद बोलता है, सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और के बाद कुछ और बोलना चाह रहा है। तभी बोल रहा है बलराज, और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज में पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। कन्नौज तक तो राज हो ही गया है हमारा, लेकिन अब कन्नौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए, काजी नहीं चाहता है। तुम चलो ना मेरे साथ। तुम मतलब कौन? बलराज। कौन बोल रहा है? अहमद नियालतगीन। बोला, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। तुम कितने बड़े तलवारबाज हो, बहादुर इंसान हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारी कीमत मैं जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो। पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले हिंदू लोग, सबसे दबने वाले, बनते हुए कतरा कर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है यार। तुम लोग के धर्म में, रीति रिवाज में। हटाओ ये सब कूड़ा कचरा। इतना उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। तुम्हारे ये सब समाज में इतना पुरानापन जो है, उसको तुम लोग परंपरा मान के निभाते चलते हो, छोड़ते नहीं हो। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग साथ रहे हैं, फिर भी। बलराज सोच रहा था इरावती का वह सूखा व्यवहार। क्रोध से वह अपना ओठ चबाने लगा। इरावती का सीधा सीधा जवाब नहीं जाने वाला। अपना होठ चबाने लगा गुस्से में। नियालतगीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा हुआ क्यों है तुम्हारा मन? बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, मतलब जैसा उसका नेचर था उस टाइम में, कहा, कहीं तो नहीं। अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता? समझ रहा था वो क्या, जरूर लूटपाट मचाने आया होगा। तो भी मुझे इससे क्या है, जो चाहो करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ जाओ, लूटो काटो मारो, जाओ नियालतगीन जाओ। नियालतगीन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो गए हो? इन थोड़े से आदमियों से भला मैं लड़ाई लड़ने जाऊंगा बनारस में? अरे मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ। फिरोजा का बनारसी जड़ी के कपड़ों का, बोलने का मतलब था कि फिरोजा को बनारसी जड़ी के कपड़ों का शौक है, वही पूरा करने आया था। बलराज बोला, क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? अहमद बोलता है, चलो पड़ाव पर आप ही मालूम हो जाएगा। पड़ाव पर मतलब जहाँ हम लोग खेमे में ठहरे हैं, चलो चलो वहीं पे पता चल जाएगा। कहकर नियालतगीन ने संकेत किया। बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ पड़ी। बलराज बहुत खुश हो गया। तुर्की घोड़े पर सवार हो गया बलराज। अब बनारस शहर में पहुंच चुका है नियालतगीन। दोनों ओर जवाहरात, जड़ी कपड़ों, बर्तन, सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानें थी। देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ और बीच बीच में एक घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिख रही थी। त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। तोरणों पर गांगे देव के सैनिकों का जमाव था। कुछ सैनिक लोग भी दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना। कन्नौज के प्रतिहार, कन्नौज कहाँ है? तो भाई कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। मतलब ये जो काशी था, ये कन्नौज के सम्राट से छीन लिया गया था। त्रिपुरी उस पर शासन करती थी। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अभी कौन शासन कर रहा है बनारस पे? त्रिपुरी। किससे छीन लिया गया था? कन्नौज के सम्राट से। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था है। भाई जब जहाँ लड़ाई वड़ाई होती है और एक जगह के लोगों को लूटपाट मचाकर दूसरा आदमी जीत के ले जाता है, तो खाना पीना चलना फिरना तो सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अव्यवस्था होती है। ऐसे बाकी चीजें नॉर्मल थी। काम काज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आना जाना सब चल रहा था। फिरोजा फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियालतगीन मुक्ताओं की ढेरी। फिरोजा एक तरफ जाके देख रही है दुकानों में बहुत कुछ, और नियालतगीन मड़ी वगैरह देख रहा था। अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी। बलराज बीच में ही खड़ा था। बलराज बीच में खड़ा हो गया। एक तरफ फिरोजा कुछ खरीद रही है, एक तरफ
निहालदीन। तभी फिरोजा ने कई थान छाट लिए। फिरोजा कपड़ों में से कई कपड़े चुन लिए, ये दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो। शॉपिंग कर रही थी। उसने कहा, बलराज देखो तो कैसा लग रहा है ये। उधर से निहालदीन भी पूछ रहा है, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आ जाओ, इन्हें भी देख लो जरा। हीरा मोती दिखाने को बुला रहा था। फिरोजा उधर जाने लगी। जब बुलाया तो तब तक दुकानदार को गुस्सा आ गया। बोल रहा, लेना ना देना, झूठ मूठ का तंग करना। कभी देखा है कंगाल कहीं के? कंगालों की तरह जैसे आंखों से देखा ही नहीं है। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? दुकानदार ने बोला, जा जा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा जा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं है। सटी हुई दुकान से जौहरी अभी कुछ बोलने ही वाला था, तब तक बलराज को गुस्सा आ गया। बहन मानता था ना, चुप रह नहीं तो जीप खींच लूंगा अभी। दुकानदार ने बोला, ओहो तुर्की गुलाम का दास तू भी, अच्छा। अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि निहालदीन तलवार निकाल लिया, उसे गले तक पहुंचा दिया। बाजार में हलचल मच गया। निहालदीन तो सचमुच में आया था ना, कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा अटैक वटैक करें, छीन छान के ले जाएं, कुछ लूटपाट मचाएं। इधर निहालदीन का भी घुड़सवार लोग सब आके खड़ा हो गया और समाचार चारों तरफ फैल गया कि झगड़ा हो रहा है। और उधर से काशी के जो राजकीय सैनिक थे वो लोग भी पहुंच गए। मालूम हो गया कि अब झगड़ा होने वाला है जोरदार। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। ये तुर्क लोग जो थे ना, नॉर्दर्न इंडिया में पूरा अपना आतंक फैला दिए थे। सब लोग जानता था कितने खतरनाक है सब। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, लेकिन नागरिक लोग वहाँ के जो काशी के थे सब गुस्से में आ गए। राजकीय सैनिकों का जब सहयोग मिला तो युद्ध आरंभ हो गया। अब तुर्क वहाँ और भी आ गए। निहालदीन हंसने लगा। उसने तुर्की में संकेत किया कि चल अब लड़ जाए, हो जाए, थोड़ा लूटपाट हो जाए। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा। बनारस में भी तुर्कों ने बवाल मचा दिया। अभी तक बनारस में नहीं हुआ था। निहालदीन के साथी संगठित हो गए थे, केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे। खाली युद्ध ही नहीं कर रहे थे ये लोग तो दूसरा पर्पज से किया था। झोला फटाफट भरना शुरू, सब बहुमूल्य चीज, हीरा मोती जवाहरात कपड़ा लत्ता सब चुराओ। बलराज स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? झगड़ा होते होते लूटपाट। लग रहा था जैसे सपना देख रहा है। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूमकर देखा, जौहरी के गले पर तलवार पड़ा ही था। एक जौहरी था बगल में, दुकानदार हीरे मोती बेचने वाला, वही जौहरी धनदत्त जो इरावती को खरीदा था। अब तुर्कों का तलवार उसके गले पे जैसे ही पड़ा, तैसे ही इरावती आके उसके सामने गिर गए, उसके शरीर के ऊपर गिर गई और बोली, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। कहती हूँ तलवार के सामने आ गई। बलराज ने कहा, ठहरो निहालदीन। दूसरे ही क्षण निहालदीन की कलाई को बलराज ने मुट्ठी में पकड़ लिया। निहालदीन गुस्से में बोला, धोखेबाज, काफिर। कई तुर्क वहां आ गए। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया था। फिरोजा भी गुस्से में आ गई थी कि बलराज क्यों रोक दिया, क्यों नहीं मारने दिया। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, बलराज चाहता तो रोक सकता था, लेकिन दीन भाव में बोला, बहुत ही गिरा हुआ भाव में बोला, फिरोजा यही इरावती है, देखो। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, निहालदीन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ। मैं और बलराज लेके चल रही हूँ, तुम आना। इस जौहरी से तुम्हारा अगर कोई नुकसान ना हो तो मत मारो, रहने दो, छोड़ दो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, हम सबों को चलना ही चाहिए, यहाँ से चल जाना अच्छा है। निहालदीन ने परिस्थिति एक क्षण में समझ गया कि भाई बहुत सारा सैनिक आ रहा है, कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में से घुस के दूसरी ओर से बाहर जाने का कोई रास्ता है? वो कांपते हुए बोला, हाँ 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 है, जाओ वहां से चले जाओ। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जा रहा हूँ। छुड़ा लिया उसके पास से। कहकर निहालदीन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा। एक तुर्की आदमी था, उसके कान में कुछ बोला और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। बलराज को इशारा किया कि तुम आगे चलो, हम इरावती और फिरोजा को लेके आ रहे हैं। बलराज समझ नहीं पाया क्या बात है। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। अब आतंक मचने वाला था जोरदार। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी थी। उसके बाद अब आ गया दूसरा सीन। अब वहां कैंप लगा हुआ है, किसका? निहालदीन का कैंप, तंबू वंबू लगा हुआ था। उसके समीप ही घने वृक्षों का झुरमुट, वहां पे बहुत सारा वृक्ष वगैरह भी था। इरावती और फिरोजा बैठी हुई है, शाम का वक्त है, एक दूसरे का मुंह देख रही है दोनों, इरावती फिरोजा को, फिरोजा इरावती को। फिरोजा कहती है, बलराज को तुम प्यार करती हो? वो कहती है, मैं नहीं जानती। अचानक उत्तर दी।
फिर फिरोजा कहती है और वह तो तुम्हारे लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया। इरावती कहती है तो क्या हुआ, आने दिया? तो सॉरी, तो क्यों आने दिया, वहीं रोक रखती। फिरोजा कहती है तुमको क्या हो गया है? इरावती कहती है मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई। धातु के टुकड़े मतलब मेटल के टुकड़े। मैं हाड़ मांस का समूह जिसके भीतर एक सूखा हार्ट है, कोई रस नहीं है उसमें। फिरोजा कहती है इरा वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा वो। इरावती कहती है तो मैं क्या करूं, मैं क्या हो जाऊं बताओ फिरोजा। फिरोजा कहती है अच्छा होता तुम भी मर जाती। इरावती चौंक उठी, उसने कहा बलराज ने वह भी ना होने दिया, काश हमें मर जाने दिया होता। उस दिन नियाल्तगीन की तलवार ने यही कर दिया होता, क्यों हमको बेकार में बचाया। उस दिन नियाल्तगीन तलवार से मारने जा रहा था मेरे स्वामी को, उस टाइम में हमको भी मार दिया होता। किंतु मनुष्य बहुत स्वार्थी है, अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बना देता है। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। किसको बोल रही है? बलराज को, मतलब बलराज के बारे में बोल रही है। बलराज को अपना सुख चाहिए, हम कुछ पाना चाहता है, लेकिन मेरा सुख किसमें था? मौत में। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे क्या, मुझे भी मर जाना चाहिए था। ठहरो हीरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, इतनी ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। मेरी बात तो तुम सुनी कड़वे मन से, और बात को बाहर निकाल भी देना चाहती हो। मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। इरावती कहती है देखो, मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसको मैं मित्र नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि मेरे दुखी होने पर मेरा दुख को कम कौन कर पाएगा वो मेरा मित्र है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है अपने अभिमान आकांक्षा की तुष्टि के लिए, उसे मैं मित्र नहीं मानती। उसने वही किया। किसने? बलराज ने। जब मैं दुखी थी तो हमको छोड़ के चला गया, क्या करने? महत्वाकांक्षा के लिए। मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी स्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम को पाना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़ करके बेवकूफ़ी क्या है। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा कहती है, नहीं सॉरी, इरावती कहती है फिरोजा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहे जो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूरा नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया, वहीं छिप के खड़ा था बेचारा। अभी तक चाह रहा है कि एक बार हाँ कर दे, अपना ले। उसने कहा फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? अब बताओ फिरोजा, जब मैं मर रहा था तो तुम ही हमको रोकने आई थी ना, इसलिए रोकने आई थी। देखो ये हमको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। इरावती सोच रही थी अब भी कुछ बोलूं। फिरोजा सोच रही थी दोनों के मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया। दोनों का अलग अलग सोच है। वो सोच रही है क्यों बचाया बेकार में दोनों को, मर जाने दिया तो झमेला ही खत्म। बलराज की ओर किसी ने नहीं देखा, वह चला गया गुस्से में। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अब दूसरा सीन आ गया। महल का सीन, रावी नदी है, उसके किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाल्तगीन। रावी नदी कहाँ है? पंजाब में। अब सीन खत्म हो गया, बनारस का सीन खत्म। अब कहाँ है? पंजाब। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाल्तगीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्ष फैले हुए हैं, हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। अब आखिरी की ओर जा रहे हैं हम लोग। बसंत की चांदनी रात, मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों, वृक्ष की छाया लड़खड़ा रही है। अब जैसे सोना चाहती हो, ऐसा लग रहा था जैसे सारा माहौल सोना चाह रहा है। चंद्रमा पश्चिम से धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी हुई है। सेज मतलब बिस्तर। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। ये बेडरूम था किसका? अहमद नियाल्तगीन का। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की प्रतिमा हो। शयन कक्ष की सेवा पर भार आज उसी पर था। मतलब नियाल्तगीन फिरोजा को तो ले आया अपने साथ, इरावती को भी ले आया। कहाँ? पंजाब। और बलराज तो चला गया गुस्से में छोड़कर, मानने को तैयार नहीं थी इरावती। और आज नियाल्तगीन का सेवा सत्कार का जिम्मेदारी, देख रेख का जिम्मेदारी किसके ऊपर था? इरावती के ऊपर। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। गजनी से समाचार आया था कुछ अहमद के लिए, कुछ जिम्मेदारी, बहुत बिजी था।
सुल्तान के रोज का समाचार उसे मिल चुका था, खबर मिल गया था उसको कि सुल्तान मेरे ऊपर गुस्से में है कि मैं बहुत लूटपाट कर रहा हूँ। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, रात्रि में मंत्रणा किया करता था। फिरोजा ना जान पाए, रात भर इधर उधर कहीं कहीं अटैक मार के लूटपाट कर लेता था, ताकि फिरोजा के जरिए बात सुल्तान तक ना पहुंच जाए। और फिरोजा की नज़र में झुकना भी नहीं चाहता था, गिरना नहीं चाहता था। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा थी उसके मन में कि पूरा यहाँ का राजा हम बनेंगे, कौन महमूद कौन गजनी, दट हम राजा बनेंगे, ऐसा सोच लिया था। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक तुर्क दासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। उस दिन बंद कमरे में जाकर सो गई। दासियों के रहते भी आज इरावती को वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया। दासी लोग तो थी, लेकिन फिरोजा ने बोला कि इरावती आज तुम ही रहो वहां पर, अहमद नियालतगीन का देखरेख करने के लिए, मतलब उसको खाना पीना सामान पहुंचाने। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा कितनी सुंदर इरावती बैठी है सीढ़ी पर, और भी नजदीक आया। गुंबद के बगल में चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुख पर पड़ रही थी, चंद्रमा की रोशनी। अहमद विलास के भाव से उसको देख रहा था, भोगी भाव से। उस रूप माधुरी को, ऐसी उसकी बनावट थी, ऐसी काया थी कि कितनी सुंदरता को वो अपनी आंखों से पी लेना चाहता था। अहमद एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, पहले शंका की दृष्टि से देखा कोई देख तो नहीं रहा है। फिर इरावती खड़ी होकर जल्दी जल्दी अपना कपड़ा वपड़ा ठीक करने लगी, इधर उधर जो सरक गया था, गिर गया था। अहमद ने संकोच तरीके से, ढिठाई से कहा, तुम यहां क्यों सो रही हो इरा? उसने कहा, थक गई थी। कहिए क्या लाऊं? थोड़ी शिराजी लाओ, थोड़ा शरबत लाओ शिराजी। कहते हुए वो पलंग पर जाकर बैठ गया और इरावती का पात्र में, मतलब ग्लास में जो शिराजी डाल रही थी, उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने फिर उसको प्यास भरी नजरों से उसको देखना शुरू किया और बोला, फिरोजा कहाँ है? उसने कहा, सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में जानवर का भाव नाच उठा। शरीर में सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़ लिया और बोला, बैठो ना इरा, तुम थक गई हो। इरावती ने कहा, आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। उसने कहा, फिरोजा? फिरोजा के हाथ बिक गया हो क्या इरावती? तुम भी ना। तभी वहां पर इरावती हाथ छुड़ाकर हटने ही वाली थी, तब तक सामने फिरोजा आकर खड़ी हो गई। उसने आंखों की तीव्र ज्वाला में, आंख में अंगार लिए हुए, गुस्से लिए हुए बोला, मैं बिकी हूं अहमद, तुम भला मेरे हाथों क्यों बिकने लगे? बिकी तो मैं हूं, लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। पता भी है तुमको, तुम क्या वादा करके आए थे राजा तिलक को कि तुम पैसा दोगे असरफियाँ तब मुझे ले आओगे, तुमने दिया नहीं, वो हमको ऐसे ही भेज दिए। अब मैं जा रही हूँ वापस। अहमद हतबुद्धि निष्प्रभ खड़ा रह गया। फिरोजा चली। जब फिरोजा चली तो इरावती ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहन मुझे भी ना लेती चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है, तब से चंद्रभागा तट के जाटों ने एक नई लहर आ गई है। अब ये चंद्रभागा, ये नदी है, इसके तट पर जाट लोग रहते थे। अब ये जो बलराज था ना, आज तक तो प्रेम लव अफेयर के चक्कर में पड़ा हुआ था, इरावती इरावती इरावती। अब वहाँ से जब तिरस्कृत हो गया तो वापस आ गया अपने जाति में, जाटों के बीच। जब जाटों के बीच में आ गया तो जाट लोग बहुत मजबूत हो गए, खुश हो गए। बलराज ने अपने जाति के लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाया। बोला कि अब तुम लोग स्वाधीन हो, आज़ाद हो गए हो, सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया है, तुम लोगों को सुल्तान ने अब एकदम आज़ाद कर दिया है। उदंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के लिए पॉसिबल नहीं था। सुल्तान ने जाटों को क्यों छोड़ दिया? जाट लोग बहुत उदंड होते हैं, बदमाश होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। तो आज़ाद कर दिया सुल्तान ने। इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। अब फिरोजा जब चली गई तो अहमद अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया, गुस्से वाला हो गया। एक और उसके पास मसूद के गुस्से का समाचार आता था। मसूद कौन? सुल्तान। दूसरी ओर जाटों के हलचल से खजाना भी नहीं भेज सकता था। अब दूसरी तरफ जाट लोग भी एक्टिव हो गए। बलराज उनसे जाके मिल गया था। बलराज किससे जाके मिल गया? जाट लोगों से। अब वो झुंझला गया था। कौन? अहमद गुस्से में आ गया था। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया। दिखावा करने के लिए उसने सोच लिया अहमद ने कि अब जाटों को खत्म कर देंगे, बलराज को, उसके पूरे जाति को खत्म कर देंगे, लूट लाट लेंगे सब कुछ वहाँ का।
और दृढ़ सेना के साथ वह जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। लो, एक और मुसीबत होने लगी। एक तरफ तो प्लानिंग कर रहा है कि जाटों के ऊपर अटैक करेंगे, और दूसरी तरफ उसको खबर मिल गया कि गजनी की सेना आ रही है राजा तिलक के साथ हमारा खबर लेने, क्योंकि हम मान नहीं रहे हैं तो मेरा खबर लेने आ रहा है लोग। दो तरफ से फंसेगा अब। कौन? अहमद नियाल्तगीन। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने के लिए उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अपने सबसे क्लोज साथियों की यूनिटी बनाकर विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए। सोचा, ये प्लान करते हैं, दोनों से नहीं लड़के जाटों को मिला लेते हैं, बलराज को और उसकी पूरी जाति को खुद में मिला लेते हैं, तो हम लोग पावरफुल बन जाएंगे। तब सुल्तान और राजा तिलक से मुकाबला कर पाएंगे। तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। अगर ऐसा कर लेंगे तो सुल्तान के कंट्रोल से हम लोग बाहर हो जाएंगे और पंजाब का मैं राजा बन जाऊंगा। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था। अब नया सीन आ गया, लास्ट सीन चल रहा है। घना जंगल था। वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दोनों लड़कियां एक पेड़ के जड़ से सिर लगाकर लेटी हुई थी। पथरीले टीलों पर घोड़ों की आवाज़ सुनाई दिया उन लोगों को। घुड़सवार लोग आ रहे थे। जैसे ही घुड़सवारों का झुंड वहां आया, भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए स्वस्थ के तरुण तेज से वह द्विप्त जाट युवकों का वह वीर दल था। सारे जाटों का दल, ग्रुप था। स्त्रियों को देखते ही उन लोगों के सरदार ने कहा, माँ, तुम लोग कहाँ जाओगी? मतलब छोटी छोटी उम्र की महिलाओं को भी वो लोग माँ नाम से संबोधित कर रहे हैं। दोनों ने जवाब दिया। अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा, यह तुम हो बहन? अच्छा, ये कौन था? बलराज। बोली, हाँ भाई बलराज, मैं हूँ, और यह है इरावती। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा। बलराज ने कोई वैल्यू नहीं दिया, पत्ता नहीं दिया किसको। बोला, फिरोजा, अहमद से युद्ध होगा आज, जानती हो आज हमारा युद्ध होने वाला है अहमद से। इस जंगल को पार अगर करके हम लोग जाएंगे तो सामने तुर्क सेना है। कौन सी सेना? सुल्तान की, राजा तिलक के साथ आ रही है। वहां जाएंगे तो उसके दुश्मन हम भी हैं, उसके दुश्मन अहमद भी है, तो वो लोग हम लोग को नष्ट कर देंगे। वो लोग मतलब कौन? सुल्तानी, मतलब तुर्की सुल्तान हम लोग को नष्ट कर देगा, तो वहां नहीं जाएंगे। इसलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। किसको रोकना होगा? अहमद। अहमद को यहीं रोकना पड़ेगा। अगर अहमद को रोकने के लिए हम लोग जंगल के बाहर निकले तो बाहर तुर्की सेना भी है, उनसे भी सामना करना पड़ेगा, तो इधर ही रोकना पड़ेगा, जंगल में ही। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? फिरोजा बोली, जहां कहो बलराज, अहमद की छाया से मुझे भी बचना है। फिरोजा ने अधीर होकर कहा। बलराज ने बोला, डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है, यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि वह चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल उठा, अच्छा वे लोग आ ही गए लग रहा है। वे लोग मतलब कौन? अहमद। समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण में अपने घोड़ों की पीठ पर था। तुरंत घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज, तुम ही हो? बलराज ने बोला, हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। किसने बोला? अहमद ने। क्यों दोस्त बनाना चाहता था? ताकि हम दोनों मिल लेंगे तो तुर्कों से लड़ेंगे और पंजाब मेरा हो जाएगा। कहते कहते सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर पड़ी। उसने सारी व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा। जैसे ही फिरोजा और इरावती को देखा, गुस्सा आ गया और उसने ललकार दिया, पकड़ लो इन औरतों को, पकड़ो इन दोनों को जल्दी से। उसी समय बलराज का भाला हिल उठा। युद्ध का प्रारंभ हो गया। जाटों की विजय के साथ, और युद्ध कैसे हुआ, कौन किसको मारा, ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली जाट लोग जीत गए। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने ही वाला था कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती से पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति करा रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े हैं। कौन तिलक आ गया है? राजा तिलक। सबके अस्त्र तो रुक गए। जैसे ही तिलक देखा कि जिसको मारने हम लोग आए हैं वो तो ऑलरेडी मारा गया। किसको मारने आया था वो लोग? अहमद को, और अहमद तो मारा गया, तो वो लोग अपना आक्रमण रोक दिया। परंतु अहमद के प्राण न रुके। अहमद का प्राण चला गया। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी। प्यार तो करती थी ना, इसीलिए उसके सिर पे झुक कर रो रही है। इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में ले ली, और अब इरावती का भी दिल पिघल गया, क्योंकि देखी बलराज एकदम घायल हो गया लड़ते लड़ते। उसका सिर अपने गोद में रख ली। तिलक विस्मित होकर दृश्य देख रहा, अरे मेरी बहन इरावती। तिलक भी देख लिया इरावती को। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती, अब मैं नहीं मरूंगा, अब तुम मेरी हो गई हो, अब नहीं मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती,
फिरोज़ा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब इरावती। मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था मेरी बहन। तिलक ने विनीत शब्दों में कहा। इरावती आगे कुछ न कह सकी, बस इतना ही बोली, भाई। उसका गला भर आया, उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार बन गया, इरावती जाटों की रानी। चनाब का वह प्रांत, चनाब कहाँ है भाई? ये भी एक तो नदी है, चनाब, रावी, चनाब, सतलज, सुने होगे, 5 नदियां हैं पंजाब में। हाँ, तो चनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा था, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई। फिरोजा की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई, इसका तात्पर्य यह है कि फिरोजा जिस व्यक्ति से प्रेम करती थी, अहमद नियालतगीन, वह तो लड़ाई में मारा गया और उसके मरने के बाद वहीं पर उसकी समाधि बन गई और उसी के साथ फिरोजा की खुशियों की भी समाधि बन गई। और वहीं उसी समाधि को वह हमेशा साफ सुथरा रखती, झाड़ू मारते रहती, फूल चढ़ाती, वहीं पर दीप जलाती रहती। उसी समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। तो इस तरीके से यहाँ पर इरावती और फिरोजा को दासी के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है और यह दिशाया और यह दर्शाया है कि इन लोगों ने किस विकट परिस्थितियों में रह करके भी जीवन को सींचा और अपने दासत्व को तन्मयता से हृदय के साथ अपनाया, उसमें किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं किया। फिरोज़ा के संपर्क में ये उन्होंने दर्शाया है कि फिरोज़ा मृत्यु के उपरांत भी अपने उस प्रेम की मूर्ति की दासी बनी रही। जीवन में तो उसने उसको धोखा दिया, लेकिन मरने के बाद उसके प्रेम को मूर्ति मानकर उसे पूजती रही और जीवन पर्यंत उसकी दासी बनी रही। धन्यवाद।